नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे 3 जुलाई 2020 की शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई वर्कशीट को। तो फटाफट ऊपर लिख लीजिए अपना नाम और अपनी टीचर का नाम। वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट अम्ल, क्षार और लवण के बारे में है। पिछली 3 क्लासेस से 3 वर्कशीट आपके पास जो आई हैं वो भी अम्ल, क्षार और लवण की आई हैं, और आज भी वही वर्कशीट है। अगला टॉपिक है, हालांकि ये प्रबल अम्ल और लवणों के जो पीएच है ये वाला टॉपिक हम कर चुके हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अगर किसी प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार से मिलाया जाए तो प्रबल प्रबल दोनों कट गए और बचा जो मिला वो मिला उदासीन लवण। क्योंकि ये उदासीन है तो इसका पीएच होगा 7। आपको बताया था मैंने कि जो अम्ल होते हैं उनका पीएच 0 से और 7 के बीच में होता है। जो क्षार होते हैं उनका पीएच 7 से और 14 के बीच में होता है। तो आप कहेंगे कि 7 जो एग्जैक्ट 7 होगा वो किसका होगा? वो होता है जी उदासीन का, मतलब न्यूट्रल, मतलब जो ना अम्ल है ना क्षार है। अब अगर प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षार से मिलाऊं तो अम्ल तो ज़्यादा है, क्षार कम है, तो जो लवण बनेगा वो अम्लीय बनेगा। तो अम्लीय लवण है, इसलिए इसका पीएच 7 से कम है। अगर क्षार को, प्रबल क्षार को दुर्बल अम्ल से मिलाऊं तो अब अम्ल दुर्बल है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? क्षार। तो जो लवण बनेगा वो क्षारीय बनेगा और इसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बात करें खनिज लवण, जो ज़मीन के अंदर से मिलता है। प्राकृतिक रूप में क्रिस्टलीय नमक को सेंधा नमक कहते हैं। जो काला काले से रंग का आपको नमक मिलता है उसे सेंधा नमक भी कहते हैं। इसी को साफ़ किया जाता है बाद में, और बहुत सारा नमक हमें समुद्र से भी मिलता है। तो साधारण नमक से क्या क्या चीज़ें प्राप्त की जाती हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कि विरंजक चूर्ण कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा NaHCO3, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सभी चीज़ें आपको साधारण नमक से प्राप्त होती हैं। कुछ डायरेक्टली, या सोडियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली प्राप्त होता है और कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली। तो आगे बढ़ते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको क्लोरीन भी मिल गया और साथ में मिला NaOH। क्लोरीन के लिए क्लोर इस्तेमाल किया और NaOH के लिए क्षार इस्तेमाल किया। तो क्योंकि इस प्रक्रिया में क्लोरीन और NaOH दोनों मिल रहे हैं तो इसको नाम दे दिया क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसमें एनोड पे मिलती है क्लोरीन गैस, कैथोड पे मिलता है हाइड्रोजन, और कैथोड के नीचे जो विलयन बनता है वो बनता है NaOH। अब उपयोग भी देख लेते हैं कि किसका क्या उपयोग है। तो हाइड्रोजन का उपयोग है ईंधन बनाने में, क्लोरीन का जल की स्वच्छता, PVC और CFC बनाने में, HCl इस्पात की सफाई यानी कि लोहे की सफाई, स्टील की सफाई और औषधियाँ बनाने में, HCl धातुओं को ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक और कागज़ बनाने के लिए, और क्लोरीन और NaOH को मिलाएं तो बनता है विरंजक चूर्ण, जो कि घरेलू विरंजन और वस्त्र विरंजन यानी कि वस्त्रों को, कपड़ों को साफ करने के लिए। चलिए प्रश्न देख लेते हैं कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है और इसे ऐसा क्यों कहते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको बताया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित की जाती है, तब यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड उत्पन्न करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ये भी रासायनिक अभिक्रिया। फिर आप लिखेंगे कि क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन भी मिलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है, इसी कारण इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। दोबारा बता दूं, क्योंकि इसमें क्लोरीन मिलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, इसीलिए इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लवण जल क्या है? तो लवण जल क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। लवण जल क्या होता है? जब मैं लवण को जल में मिलाता हूँ तो उसे लवण जल कहते हैं। बिल्कुल सबसे ऊपर लिखा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि लवण जल। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल कहते हैं। ये आपका हो गया दूसरा उत्तर। तो पहला उत्तर भी वहीं से मिलेगा और दूसरा भी वहीं से मिलेगा। तीसरा है
क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? इस गैस के दो उपयोग, तो देख लेते हैं कि कौन सी गैस है। एनोड पे पूछा है, तो एनोड पे क्या निकलता है भाई? एनोड पे निकलती है क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस के कुछ उपयोग यहाँ लिखे हैं। और अगर आप इन उपयोगों को ना यूज़ करना चाहें तो क्लियरली दो उपयोग क्लोरीन गैस के यहाँ भी लिखिए। तो आप ये उपयोग लिख सकते हैं, कोई भी उपयोग आप लिखना चाहें उनको कॉपी कर सकते हैं। अगला है कि साबुन और कागज़ बनाने में उपयोग होने वाले रसायन का नाम बताइए और उसका रासायनिक सूत्र लिखिए। तो साबुन और अपमार्जक और कागज़, तो साबुन, अपमार्जक और कागज़ बनाने के लिए NaOH का उपयोग होता है। इसका रासायनिक सूत्र ये है NaOH, और वैसे इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। पांचवा प्रश्न है कि हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कोई दो उपयोग। तो हाइड्रोजन गैस के उपयोग यहाँ से लिखिए और HCl के उपयोग यहाँ से लिखिए। तो ये आपका हो जाएगा पांचवा प्रश्न। चलिए बच्चों, उत्तर आपके सामने हैं, आप अपनी वर्कशीट को पूरा कीजिए और फिर हम बढ़ेंगे आज की दूसरी वर्कशीट पर। तो बच्चों, आपने वर्कशीट पूरी कर ली होगी। आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी वर्कशीट पर, जो कि है मैथ्स की। और मैथ्स की आज की वर्कशीट में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण NCERT का चैप्टर चौथा है। प्रश्न है कि किसी द्विघात बहुपद को शून्य से तुल्य करने पर क्या होगा? तो हम कहें कि शून्य से तुल्य करेंगे तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। देखिए, बहुपद और समीकरण में क्या फ़र्क है मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं 1 मिनट के अंदर। अगर मैं लिखता हूं x² + 1 तो ये एक बहुपद है, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं बराबर 0 तो ये एक समीकरण बन गया, क्योंकि समीकरण की दो हिस्से होते हैं, एक LHS और एक RHS। जब तक ये दो हिस्से नहीं हैं तब तक वो समीकरण नहीं कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जहां मानक रूप है, और ये एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है जिसमें ABC वास्तविक संख्याएं हैं। तो अब प्रश्न है कि बहुपद का मानक रूप किसका मानक रूप है? तो ये एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है। और इसमें एकमात्र चर कौन सा है? इसमें एकमात्र चर आपका x है। और ABC क्या है? ABC इसके अंदर वास्तविक संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट में, आंसर आपके सामने मैंने बता दिए। तो आगे है कि ये, अब बताइए, x² - 100 सिर्फ दो ही पद हैं, तो केवल दो पद भी हो सकते हैं किसी द्विघात समीकरण में। और ये लिखा है 4x - 3x² + 2, यानी x² वाली जो संख्या है वो बीच में लिखी है। तो यह द्विघात समीकरण का मानक रूप नहीं है। मानक रूप में हम चर की घातों को घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। घटते क्रम में मतलब सबसे पहले 3x², फिर +4x + 2, और जो साइन है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अगर -3x² है तो हम भी -3x² ही लिखेंगे, उसको बदलेंगे नहीं। अब आगे लिखा है कि क्या x² + 5x + 4 द्विघात समीकरण है? अब कई बार ऐसा होता है कि आपको देखने पे लगेगा कि वो द्विघात समीकरण है, बट जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता। जैसे हमें यह जांचने की ज़रूरत है कि क्या वास्तव में द्विघात समीकरण है। हल x² + 5x + 4 और दूसरी तरफ x² - 2x + 1। ये x² से x² कट जाएगा, दोनों तरफ एक जैसा है, तो बचेगा क्या? 5x - 2x + 1। आंसर आया 7x + 3। सब कुछ जमा घटा करने के बाद, अरे ऊपर तो दिख रहा था कि स्क्वायर है और नीचे तो स्क्वायर गायब हो गया। तो जो हमें मिला उसमें क्योंकि पावर 2 नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है।
अब दूसरी तरफ देखते हैं x प्लस 1 की 3। अब यहाँ पावर दिख रही 3 और क्वेश्चन है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी की 3 का, काट पीट के जब आंसर निकाला तो वो आया 3x² प्लस 9x। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 हो गई। तो हमने कहा क्योंकि सबसे बड़ी पावर 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के प्रयोग कहाँ प्रयोग होता है, तो दैनिक जीवन में अनेक स्थितियों में ये प्रयोग होता है, जैसे कि नीचे दर्शाया गया है। यह आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 700 मीटर स्क्वायर है, लंबाई इसकी चौड़ाई से 15 अधिक है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए द्विघात समीकरण को हल करके भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हम अगली वर्कशीट में करेंगे। अब सब कुछ आज ही नहीं कर लेंगे, कुछ अगली क्लास के लिए भी छोड़ेंगे। आज आपको आसान वाले क्वेश्चन करवाएंगे। पहला प्रश्न है कि इसके मानक रूप को लिखो। अब अगर मानक रूप में लिखना है तो सबसे पहले आएगा x², फिर आएगा -11x और फिर आएगा +30 बराबर 0। ये आपका हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि किसी द्विघात बहुपद में बहुपद की घात 2 होती है। भाई जो बहुपद होगा उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वो 2 होती है, तभी तो उसे द्विघात कहते हैं। अब तीसरा है कि निम्न में क्या द्विघात समीकरण है। अब ये तो हवा में सॉल्व नहीं होगा, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न आपके सामने है, हालांकि पहला और दूसरा भी कर रखा है। तो तीसरे में एक साइड था x² - 79 और दूसरी साइड था x² + 9x + 1। भाई ये वाला x² इस x² से कट जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल टू के इधर उधर हैं और दोनों में स्क्वायर है, बिल्कुल सेम संख्याएं हैं। यहाँ बचा -79 और यहाँ बचा +9x + 1। 79 को मैं ले गया उस दूसरी तरफ, तो ये आ गया 9x + 1 वैसे का वैसे ही, और -79 हो गया +79। तो आंसर आया 9x + 80। इसमें तो 2 की पावर कोई है ही नहीं, तो हम लिखते हैं नो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर x की जो सबसे बड़ी पावर थी वो 2 नहीं है। फिर बी पार्ट था 12x² - 7। अरे यहाँ तो देख के ही पता लग रहा है कि यहाँ पे x² है। अब अगर x² है यानी कि सबसे बड़ी पावर 2 है, तो यस, हाँ जी, ये एक द्विघात समीकरण है। तीसरा है 3x² + 11x + 14 और दूसरी तरफ x 3x + 5x। अब मैंने सबसे पहले 3x + 5x को जमा किया तो आया 8x, उस 8x को बाहर वाले x से गुणा किया तो आया 8x²। दूसरी साइड 3x² + 11x + 14 था ही, मैं सब कुछ ले गया एक ही साइड, तो 8x² वैसे का वैसे ही रहा। ये 3x जब वहाँ गया तो हो गया -3x² -11x² और -14। तो मेरा फाइनल आंसर बना 8 में से 3 जाने के बाद 5x² - 11x - 14। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें x² है। और आखिरी में तो साफ दिख रहा है मुझे, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए घटा का साइन लगा रखा है। तो घटा का साइन लगाने से क्या होता है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न में उसने बोला कि निम्न द्विघात समीकरण को निरूपित कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 3, तो मैंने कहा जी और गुणनफल 270। मैंने कहा दो संख्याओं का अंतर 3 है तो पहला नंबर मान लेता हूँ x। अगर अंतर 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 3, क्योंकि अंतर 3 का मतलब है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 अधिक है। और अगर दोनों को आपस में गुणा करें तो x × x + 3 उत्तर आएगा 270। तो हमने x को x से गुणा किया, आ गया x², x को 3 से गुणा किया, आ गया 3x। ये 270 इक्वल टू के दूसरी तरफ था, इसको भी उठा के यहाँ ले आया, ये आ गया -270। और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरी पूरी इक्वेशन मेरे सामने आ गई, द्विघात समीकरण। तो बच्चों, आपकी मैथ्स की वर्कशीट आज की हमने सॉल्व कर ली है। और अब आपकी अगली वर्कशीट देखते हैं जो कि हिंदी की है। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, ये वर्कशीट हिंदी की है। यहाँ पे लिखेंगे आप अपना नाम, यहाँ पे आप लिखेंगे अपने अध्यापक का नाम, और चलिए शुरू करते हैं इसे। तो बेटा, जैसा कि इसमें लिखा गया है, संदर्भ पाठ 1 बाल गोविंद भगत, रामवृक्ष बेनीपुरी, क्षितिज भाग 2।
तो जो गद्यांश ले रखा है बच्चों, ये आपकी पुस्तक, जो आपकी हिंदी की पुस्तक है, क्षितिज नामक जो पुस्तक है आपकी हिंदी की, उसके पाठ 1 बाल गोविंद भगत से लिया गया है। अगर आप चाहें तो पूरी की पूरी जो कहानी है वो आप बाल गोविंद भगत जो आपकी बुक है क्षितिज भाग 2 उससे पढ़ सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम। बाल गोविंद भगत पाठ में उनके बारे में जो कहा गया है उसका कुछ अंश नीचे दिया गया है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगाया करता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी और सिर में कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता तब काली कंबल ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह होता। गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधा करते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, बिल्कुल नहीं, ना ही बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पोतों को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, सब अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते और खरा व्यवहार रखते। तो बेटा ये बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया है। बाल गोविंद भगत जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि भाई वो ना तो क्या कहते हैं पूरी की पूरी तरह खेती करते थे, वो किसान ही। बट चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। बाल गोविंद भगत के स्वरूप का वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो आपको लिखना है कि बाल गोविंद भगत किस तरह के व्यक्ति थे, उनके स्वरूप के बारे में लिखना है। तो बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के रहे होंगे, बाल पक गए थे, हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाया रहता था, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन और बेडोल माला बांधे रहते थे। तो बेटा ये सब चीज़ें हमने किसके बारे में पढ़ी हैं? बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ी हैं। तो आप ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, जो मैंने मार्क किया हुआ है, आप पहले प्रश्न के उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। आपने लिख लिया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। लेखक ने बाल गोविंद भगत को गृहस्थ क्यों कहा है? तो बेटा उनको गृहस्थ इसलिए कहा है क्योंकि उनकी गृहिणी थी। उनके जो लेखक है बेटा, उसने उनकी गृहिणी भी देखी थी, उनके बेटों और पोतों को भी देखा था, उनकी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी थी, उनका एक साफ़ सुथरा मकान भी था। और अगर जो साधु होता है वो तो अपना घर बार छोड़ के सब ना शादी करता है ना उसके बच्चे होते हैं। यहाँ तो बाल गोविंद भगत की शादी भी हो रखी थी, उनके बच्चे भी थे, उनके पोते भी थे, खेती बाड़ी भी कर लेते थे, अच्छा साफ़ सुथरा घर भी था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वो गृहस्थ थे, वो साधु ना होकर एक गृहस्थ व्यक्ति थे। चलिए बच्चों तीसरा प्रश्न करते हैं। बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते थे? तो बच्चों हमने जैसा कि पढ़ा है कि जो बाल गोविंद भगत हैं वो कबीर को अपना साहब मानते थे। उनके लिए जो उनके साहब हैं वह कबीर थे और वो हमेशा उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। तो बेटा ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर है। अगला है बच्चों चौथा प्रश्न, गतिविधि है। अपनी जानकारी के आधार पर एक किसान का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आपको एक किसान के बारे में लिखना है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। किसान माटी के समृद्ध होते हैं, वे मिट्टी से सोना उपजते हैं, वे अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं, वे अधिक पढ़े लिखे नहीं होते परंतु उन्हें खेती की बारीकियों का ज्ञान होता है, वे मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर नीति निर्धारित करने में दक्ष होते हैं, सचमुच प्रकृति के सहचर होते हैं हमारे किसान। किसानों का मुख्य पेशा कृषि है, पशुपालन उनका सहायक पेशा है, पशु कृषि कार्य में उनका सहयोग करते हैं, जैसे जो बैल है उनका हल और गाड़ी खींचने में मदद करते हैं। किसान बहुत ही परिश्रमी होते हैं,
वे खेतों में जी तोड़ श्रम करते हैं, वे मेहनत करके अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। तो बच्चों ये हमने पढ़ा किसानों के बारे में कि जो हमारे किसान भाई हैं वह किस तरीके से हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं और कितनी मेहनत वाला काम करते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी तरीके से हमने ये 4 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं बच्चों कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।